Hello everyone, welcome to ISPCS Motivation, and today is day 22nd of 5 MCQ a day initiative for your 69th BPSC. In this session we will be discussing MCQs on medieval Indian history. ठीक है? तो without any delay let's start our session. Question number 1, it says, which of the following dynasty introduced the concept of double dome in architecture? Option A, मुगल्स, ऑप्शन बी खिलजी डायनेस्टी, ऑप्शन सी लोधी डायनेस्टी एंड ऑप्शन डी तुगलक डायनेस्टी. ठीक है, आपको बताना है डबल डोम, जो स्ट्रक्चर के ऊपर जो डोम होता है, पहले सिंगल डोम होता था, बाद में फिर आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखोगे कि डबल डोम आ गया. तो आपको बताना है कि किस डायनेस्टी के टाइम से ये डबल डोम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ. तो जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कीजिए. ठीक है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी लोधी डायनेस्टी, ऑप्शन सी. ठीक है, लोधी डायनेस्टी के समय में आप देखिएगा कि आर्किटेक्चर में डबल डोम स्टार्ट हो गया. अगर मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताऊं तो टूम्ब ऑफ सिकंदर लोधी, ठीक है, टूम्ब ऑफ सिकंदर लोधी, इनका जो टूम्ब था इसमें पहली बार डबल डोम विटनेस किया गया. आप देखोगे कि सिकंदर लोधी का जो मकबरा है उसमें पहली बार डबल डोम को विटनेस किया गया. और अगर एग्जांपल डबल डोम्स की दूँ तो जो सबसे मैग्निफिसेंट, जो सबसे पहली बार जो दिखा वो हुमायूंस टूम में दिखा. ठीक है, हुमायूंस टूम. और वर्ल्ड फेमस जो हमारा ताजमहल है उसमें भी डबल डोम है. डबल डोम से होता क्या है, एक तो कि उसका मॉन्यूमेंटैलिटी, उसका मतलब जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उससे बहुत बड़ा लगने लगता है स्ट्रक्चर. दूसरा, उसका टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद होता है. तीसरा, साउंड कंट्रोल में भी मदद होता है. ठीक है, आप डबल डोम देखिए, ये सिकंदर लोधी का मकबरा है. ठीक है, और ये हमारा हुमायूंस टूम्ब है. तो दिस वाज फ्रॉम आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट ऑफ मिडीवल इंडियन हिस्ट्री. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज एन accomplished नगाड़ा, दैट इज़ बैटल ड्रम प्लेयर. ठीक है, आपको बताना है कि औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनमें से कौन से ऐसे मुग़ल रूलर हैं जिनको नगाड़ा बजाने बहुत अच्छे से आता था. ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कीजिए. तो अगर इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर मैं बताऊं तो जो बादशाह अकबर थे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. बादशाह अकबर जो है वो बहुत अच्छे से नगाड़ा बजाते थे, बैटल ड्रम. अगर औरंगज़ेब की बात करूं तो ये बहुत अच्छे वीणा प्लेयर थे. आप देखोगे ये, ऑल्दो इनके टाइम में म्यूज़िक, कोर्ट म्यूज़िक बहुत ही ख़त्म हो गया. मुग़ल पीरियड का जो कोर्ट म्यूज़िक था वो ख़त्म हो गया, पेंटिंग ख़त्म हो गया, लेकिन ये खुद बहुत ही accomplished वीणा प्लेयर थे. ठीक है, और अगर जहांगीर की बात करूँ तो इनके टाइम में भी पेंटिंग बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ. ठीक है, शाहजहाँ जो है वो आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं. आप देखोगे कि ताजमहल हो गया, या फिर आप देखो कि दिल्ली में शाहजहाँबाद हो गया, वहाँ पे लाल किला हो गया. ये सारे स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के लिए मुग़ल एम्परर शाहजहाँ जाने जाते थे. ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग महाविहाराज वेर फाउंडेड by the Pala ruler Dharampal? Number 1, नालंदा महाविहार. Number 2, औदंतपुरी महाविहार. Number 3, सोमापुरा महाविहार. एंड नंबर 4, विक्रमशिला महाविहार. तो आपको बताना है इन चारों महाविहार में से जो पाला रूलर धर्मपाल थे उन्होंने कौन कौन से महाविहार को फाउंड किया था. ठीक है, तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपने आंसर को मार्क कीजिए. आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो आप देखोगे कि पाला डायनेस्टी जो है वो बंगाल और बिहार का एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है मिडीवल हिस्ट्री टाइम का. तो बहुत सारे पाला रूलर्स ने बहुत बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, जिसे महाविहार भी बोलते हैं, उन्होंने इस्टेब्लिश करवाया. तो नालंदा महाविहार जो है ये एक्चुअली गुप्ता पीरियड का टाइम का है. ठीक है, इसे कुमार गुप्ता ने इस्टेब्लिश करवाया था. ठीक है, कुमार गुप्ता. तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा. उदंतपुरी भी जो है वो आपका पाला डायनेस्टी के टाइम ही इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसे फाउंडर जो थे पाल डायनेस्टी के, गोपाला, उन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था.
तो ये भी गलत हो जाएगा। और हमारा जो सोमापुरा महाविहार है ये सही है, ये धर्मपाल ने इस्टेब्लिश करवाया था और विक्रमशिला भी उन्हीं के रेन में इस्टेब्लिश हुआ था। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 3 and 4 ओनली। ठीक है, ये आपके जो महाविहाराज हैं पाला के टाइम के जो आर्किटेक्चर है ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इसी से आपका प्रीलिम्स का भी रिवीजन हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले आप देख लीजिए ये जो है ये हमारा ये विक्रमशिला महाविहार है जो कि आपके भागलपुर में स्थित है, अंतीचक गांव में। और ये सोमापुरा जो महाविहार है, ये सोमापुरा महाविहार ये अभी आज के बांग्लादेश, मॉडर्न बांग्लादेश में है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज द ऑथर ऑफ द बुक किताबे नौरश। ठीक है, आपको बताना है कि किताबे नौरस के ऑथर कौन थे। ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह 2, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी अली आदिल शाह एंड ऑप्शन डी कृष्णदेव रॉय। तो ये कृष्णदेव राय, तो आप जल्दी से अपने आंसर को मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं। तो ये जो चारों आप देखो ये जो है ना ये आपको डेक्कन के रूलर्स है। ठीक है, ये जो ABC है वो हमारे डेक्कन के रूलर्स हैं और डी जो है वो हमारे कृष्णदेव राय। ठीक है, तो किताबे नौरस जो है वो म्यूज़िक पे एक इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसमें म्यूज़िक के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, जिसमें म्यूज़िक के 9 रसों को डिस्क्राइब किया गया है और ये बुक जो ऑथर किया है वो इब्राहिम आदिल शाह 2 ने किया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर इनकी थोड़ी और बात करूँ तो इन्हें अबला बाबा के नाम से भी ये फेमस थे। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। ठीक है, तो इनका ये वर्क था। कुली कुतुब शाह ये फाउंडर ऑफ कुतुब शाह डायनेस्टी हैं और इन्होंने हैदराबाद शहर का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था। कृष्णदेव राय जो हैं वो विजयनगर एम्पायर के इम्पॉर्टेंट रूलर हैं। ठीक है, तो दिस वाज किताबे नौरस के बारे में ये था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर करेक्ट about the Marathas revenue system. Statement 1, they used to levy chot and Sardeshmukhi in their own territory. Option 2, Sardeshmukhi was the additional levy of 10% on those lands on which the Marathas claimed hereditary rights. ठीक है, तो आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग एक एक करके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो मराठा के रेवेन्यू सिस्टम के बारे में चौट और सरदेशमुखी ये जो 2 टर्म है ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो ये जो है उनका जो बेसिकली जो फॉरेन टेरिटरी होता था 2, एक उनका स्वराज जो उनका खुद का टेरिटरी होता था उसे वो स्वराज बोलते थे। तो ये जो चौट और सरदेशमुखी है ये स्वराज में नहीं लगता था जब बल्कि दूसरे रूलर के टेरिटरी में लगता था। तो इसलिए ये ओन टेरिटरी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, चौट जो है वो बेसिकली 1/4 जो चौट की अगर बात करें तो 1/4 ऑफ द रेवेन्यू था। टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे वो उन्हें देना पड़ता था मराठास को। क्यों? क्योंकि अगर उनको रेड अवॉइड करना है, टू अवॉइड द रेड्स ऑफ मराठा इन दियर टेरिटरी, तो उनको इतना लगान जो है मराठा को देना पड़ता था। और सरदेशमुखी जो है वो एक एडिशनल लेवी था चौट के ऊपर 10% ऑफ द रेवेन्यू। ये उन टेरिटरीज़ पे लेते थे मराठास जहाँ पे वो क्लेम करते थे कि हमारा हेरिडेटरी राइट्स है। मतलब ऑल्दो अभी वो उनके कंट्रोल में नहीं है लेकिन फिर भी वो उस पर हेरिडेटरी राइट्स क्लेम करते थे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है वो सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ 2 ओनली। ठीक है, तो ये मराठास के रेवेन्यू सिस्टम पे क्वेश्चन था। दिस वॉज इट फॉर टुडे। Thank you for your patience listening.